हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे एनएचएम कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ नर्स के पेपर के बारे में। और ये आज का पेपर है शिफ्ट फर्स्ट का पेपर, जिसे हम दो पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के पार्ट के अंदर आपको 50 क्वेश्चंस बताए जाएंगे और आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर 50 क्वेश्चंस बताए जाएंगे। इसी प्रकार से हम सेकंड शिफ्ट का पेपर भी डिस्कस करेंगे। ये पेपर उन सभी दोस्तों के लिए इंपॉर्टेंट है जो सीएचओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीएचओ की, तो आप इस पेपर को कंप्लीट जरूर पढ़ लेना। और जो सेकंड शिफ्ट का आपको पेपर बताया जाएगा उसको भी आप कंप्लीट जरूर पढ़ लेना। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो एम्स में भी रिपीट हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो एम्स में भी रिपीट हो सकते हैं, वो भी अभी जानेंगे इस वीडियो के अंदर। सो आप मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट जल्दी से जल्दी मिलती रहे। और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। यहाँ पे पहला क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द मेन स्टेप टू बी डन बाय ए फर्स्ट एडर इन एन इमरजेंसी सिचुएशन इज। जो प्राथमिक उपचारकर्ता होते हैं, जो फर्स्ट एडर होते हैं, वो इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर कौन से स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करते हैं, यानी कि कौन से वो काम करते हैं इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। फर्स्ट, मेक द एरिया सेफ। नेक्स्ट, इवेल्युएट द इंजर्ड पेशेंट कंडीशन। नेक्स्ट, सीक हेल्प। नेक्स्ट, ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, ऑप्शन फोर्थ, ऑल ऑफ दीज। जो आपको तीन ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों ही काम फर्स्ट एडर के वहाँ पे होते हैं इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर। जो क्षेत्र है उसको सुरक्षित बनाना है, साथ ही घायल मरीजों की अवस्था का मूल्यांकन करना है और साथ ही मदद भी मांगना है। तो ये तीनों काम फर्स्ट एडर के वहाँ पे इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एम्स ऑफ फर्स्ट एड एक्सेप्ट। जो प्राथमिक उपचार होते हैं, जो प्राथमिक उपचार होता है, फर्स्ट एड होता है, उसके सभी एम्स है एक को छोड़कर, मतलब सभी उद्देश्य हैं एक को छोड़कर। ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शंस आपके सामने है। टू प्रिजर्व लाइफ। नेक्स्ट, टू प्रिवेंट इंजरी। नेक्स्ट, टू प्रमोट रिकवरी। नेक्स्ट, टू हेल्प टू एंश्योर सेफ ट्रांसपोर्टेशन। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, ऑप्शन सेकंड, टू प्रिवेंट इंजरी। चोट को रोकने के लिए ये उद्देश्य नहीं होता है प्राथमिक उपचार का। बाकी जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों ही क्या है, एम है किसके, फर्स्ट एड के। जीवन बचाने के लिए, पुनः स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए, सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए, ये तीनों ही काम होते हैं किसके, मतलब तीनों ही ये उद्देश्य होते हैं फर्स्ट एड के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये एम्स में पूछा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ए पर्सन हु इज़ ऑन इंडवेलिंग कैथेटर एक्सप्रेस हर नीड टू यूरिनेट। देखिए एक ऐसा पेशेंट है जिसके इंडवेलिंग कैथेटर लगा हुआ है और वो एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब वो बता रहा है कि मेरे को यूरिनेट हो रहा है, मतलब उसको फीलिंग्स ऐसी जनरेट हो रही है। तो ये ऐसे एक्सप्रेशंस दे रहा है कि भाई यूरिनेट ये कर चुका है। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन नीड टू बी डन फॉर द पेशेंट। इस पेशेंट के पास आप एज ए नर्स कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन करेंगे, या फिर आप यहाँ पे कौन सा नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे। ऑप्शंस आपके सामने है। बाकी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है, हिंदी मेरी समझ में नहीं आई, तो आप इस हिंदी को भी पढ़ के समझ सकते हैं। ओके, ऑप्शंस देखिए। फर्स्ट है टेक हर टू रेस्ट रूम। नेक्स्ट है चेक द पेटेंसी ऑफ द कैथेटर। नेक्स्ट है रिश्योर दैट शी कैन नॉट वॉइड। नेक्स्ट है कलेक्ट द स्पेसिमेन फॉर यूरिन एनालिसिस। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, ऑप्शन सेकंड, चेक द पेटेंसी ऑफ द कैथेटर। कैथेटर की पेटेंसी आपको वहाँ पे चेक करनी है। ऐसी सिचुएशन में आपको एज नर्स क्या करना है, वहाँ पे जो कैथेटर है उसकी पेटेंसी आपको यहाँ पे सबसे पहले चेक करनी है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एम्स में पूछा जा सकता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए न्यू बॉर्न दैट इज अबाउ द 90 परसेंटाइल ऑन द इंट्रायूट्राइन ग्रोथ कर्व इज टर्म। देखिए एक न्यू बॉर्न है जो जिसका मतलब जो इंट्रायूट्राइन ग्रोथ कर्व है वो 90 परसेंटाइल से अबाउ जा चुका है, तो इसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन देखिए। फर्स्ट है पोस्ट टर्म बेबी। नेक्स्ट लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज। नेक्स्ट स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज। नेक्स्ट प्री टर्म बेबी। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, ऑप्शन सेकंड, लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज, गर्भवती आयु के लिए बड़ा, यानी कि जो गेस्टेशनल एज है उससे भी ज़्यादा है। तो ये 90 परसेंटाइल से अगर अबव इंट्रायूट्राइन ग्रोथ कर्व जाता है तो उसे क्या कहते हैं, लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये सीएचओ के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ऐसे ही क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
द नर्स इज एडमिनिस्ट्रिंग इंजेक्शन सेप्टाइजोन 1.5 ग्राम इंट्रावेनसली फॉर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस पेशेंट। देखिए नर्स यहाँ पे इंजेक्शन एडमिनिस्टर कर रही है। कौन सा इंजेक्शन है? सेप्टाइजोन मोनोसेप या सेप्टाइजोन यहाँ पे 1.5 ग्राम जो इंजेक्शन है वो एडमिनिस्टर कर रही है। किसके लिए? जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का पेशेंट है उसको सेप्टाइजोन यानी बैक्टीरियल जो भी इन्फेक्शन हो रखा है उसको ट्रीट करने के लिए सेप्टाइजोन यहाँ पे नर्स एडमिनिस्टर कर रही है। अब देखिए यहाँ पे ड्रग कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे 1 वायल कंटेंस 1 ग्राम यानी कि एक वायल के अंदर कितना है? 1 ग्राम है। शी इज डिजोल्व मेडिसिन टू 2 वायल्स फॉर इंजेक्शन सेप्टाइजोन ईच वायल्स विथ 10 ml नॉर्मल सेलाइन। यानी कि यहाँ पे 2 वायल जो है वो डिजोल्व की है और प्रत्येक को 10 ml NS के अंदर डिजोल्व किया गया है। हाउ मैनी वॉल्यूम शी नीड्स टू एडमिनिस्टर, कितनी जो है यहाँ पे वॉल्यूम एडमिनिस्टर करवाने की ज़रूरत है। आपको देना कितना है? 1.5 ग्राम इंट्राविनसली। आईवी आपको सेप्टाइजोन देना है कितना? 1.5 ग्राम। यहाँ पे 1 ग्राम मतलब प्रत्येक वायल के अंदर है। 2 वायल आपने डिजोल्व की है कितने ml में? 10 ml NS के अंदर। तो सीधा सीधा यहाँ पे आपका जवाब होता है। यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने है। यहाँ पे 15 ml आपको यहाँ पे देने की ज़रूरत है। चलिए कैसे हैं ऑप्शंस? यहाँ पे देखिए फर्स्ट है 20 ml, नेक्स्ट 15 ml, नेक्स्ट 10 ml, नेक्स्ट है 5 ml। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है? 15 ml। 1 ग्राम प्रत्येक वायल के अंदर है और आप 10 ml NS के अंदर आप इसको डिजोल्व कर रहे हैं। अब आप 2 ग्राम को कितने में डिजोल्व किया? 20 ml के अंदर। तो आपको देना कितना है? 1.5। तो सीधी सीधी बात है यहाँ पे 15 ml आप एडमिनिस्टर करवा दीजिए। आपका सेप्टाइजोन 1.5 ग्राम IV आप यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, मतलब आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगी। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है? ऑप्शन सेकंड 15 ml 15 ml आपको यहाँ पे देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द सॉल्यूशन फॉर स्प्लेज ऑफ ब्लड ऑन द फ्लोर। देखिए यहाँ पे मतलब यानी कि ब्लड जो है वो फ्लोर के ऊपर गिर गया है। यानी कि कोई मान लीजिए HIV का पेशेंट था या फिर एड्स का पेशेंट था, मतलब कुल मिला के कोई ऐसा पेशेंट था जिसका ब्लड का कांटेक्ट होने से मतलब कोई अदर जो कंडीशंस है उसके डेवलप हो रखी थी वो किसी और पर्सन को भी हो सकती है। तो यहाँ पे कौन सा वो सॉल्यूशन है जिससे उस ब्लड मतलब जो ब्लड फ्लोर पे गिरा है उसको साफ करने के लिए यूज लिया जाएगा? ऑप्शन आपके सामने फर्स्ट है 2% सोडियम हाइपोक्लोराइड, नेक्स्ट है फिनोल मिक्सड, नेक्स्ट है साइडेक्स, नेक्स्ट है फॉर्मेलिन या फिर सिडेक्स। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर है वो क्या करना है? ऑप्शन फर्स्ट 2% सोडियम हाइपोक्लोराइड। जब भी यहाँ पे ध्यान रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एम्स में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा घुमा के आपको पूछा गया है। एम्स में आपको इस प्रकार से पूछा जाता है कि कोई नर्स जो पेशेंट की केयर कर रही है और वहाँ पे उस पेशेंट के मतलब वुंड की केयर कर रही है और उसके गाउन पे ब्लड लग गया है, तो अब उसे कैसे डिसइंफेक्ट करेंगे? तो दोस्तों आपको वहाँ पर भी करेक्ट आंसर यही करना होगा 2% सोडियम हाइपोक्लोराइड। सिडेक्स का दूसरा नाम क्या है आपको बताना है। आपको मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सिडेक्स का दूसरा क्या नाम है ये आपको बताना है। 2020 में 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे, एक तो सिडेक्स का दूसरा नाम और एक सिडेक्स का यूज। ये दोनों आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगा जब एम्स नोट सेट का पेपर बताऊंगा उस टाइम, लेकिन आपको तब तक बताना है सिडेक्स को और किस नाम से जाना जाता है, मतलब सिडेक्स का दूसरा नाम क्या है। यहाँ पे आपको 2% सोडियम हाइपोक्लोराइड करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइटनेस ऑफ द स्टेनोक्लेडोमास्टोइड मसल। देखिए जो स्टेनोक्लेडोमास्टोइड जो मसल्स है उसमें क्या हुआ है? टाइटनेस हुई है, मतलब वो कस चुकी है, टाइट हो चुकी है वो मसल्स। नेक्स्ट रिजल्टिंग इन द चाइल्ड्स हेड बीइंग टिल्ट टू वन साइड रिजल्ट्स इन। देखिए जो हेड है वो एक तरफ से क्या हुआ है? टिल्ट हो चुका है, एक साइड से टिल्ट हो चुका है। यानी ये किसका रिजल्ट है? ये कौन सी कंडीशन को ये दर्शा रहा है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है ब्लाउंट डिजीज, नेक्स्ट है टॉर्टिकोलिस, नेक्स्ट है बोटुलिनिज्म, नेक्स्ट है प्लेजियोसिफेली। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है? ऑप्शन सेकंड टॉर्टिकोलिस। टॉर्टिकोलिस के अंदर क्या होता है? जो स्टेनोक्लेडोमास्टोइड मसल्स होती है उसके अंदर क्या होती है? टाइटनेस हो जाती है वो, और साथ ही जो हेड है, जो बच्चे का हेड है वो एक साइड से क्या हो जाता है? टिल्ट हो जाता है। तो ये जो कंडीशन किसके अंदर होती है? ये होती है टॉर्टिकोलिस के अंदर। तो ये आपको करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
द फॉलोइंग सिंड्रोम इज ट्रिगर्ड बाय द यूज ऑफ सैलिसिलेट रिजल्ट्स इन ब्रेन स्वेलिंग एंड लीवर फेल्योर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस एम्स में भी पूछे जाते हैं, हालांकि वहाँ पे थोड़ा घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। कौन सा वो सिंड्रोम डेवलप होगा, किसकी वजह से? सैलिसिलेट यूज़ करने की वजह से, जिससे ब्रेन स्वेलिंग होती है, साथ में लीवर फेल्योर भी होता है। आपको ये भी बताया गया है अगर किसी पर्सन को आपने सैलिसिलेट दिए तो इसकी वजह से ब्रेन स्वेलिंग होगी और लीवर फेल्योर भी होगा। ये जो सैलिसिलेट की टॉक्सिसिटी है ये कौन सा सिंड्रोम डेवलप करती है, ये आपको यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट बोटुलिज्म, नेक्स्ट रेज सिंड्रोम, नेक्स्ट डाउन सिंड्रोम, नेक्स्ट इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो, क्या करना है? ऑप्शन सेकंड, रेज सिंड्रोम। रेज सिंड्रोम सैलिसिलेट की टॉक्सिसिटी की वजह से होता है, जिसके अंदर ब्रेन स्वेलिंग भी होती है, साथ में लीवर फेल्योर भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए न्यूबॉर्न इज म्यूकोनियम स्टैंड, म्यूकोनियम प्रेजेंट इन द माउथ, नो ब्रीदिंग, हार्ट रेट इज 80 बीट्स पर मिनट, इमीडिएट मैनेजमेंट विल बी। देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चंस एम्स में भी पूछे जाते हैं, ESIC में भी पूछे जाते हैं, DSSB में भी पूछे जाते हैं, रेलवे में भी पूछे जाते हैं, मतलब ऑल ओवर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये भी आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। न्यूबॉर्न है म्यूकोनियम स्टैंड का, यानी कि म्यूकोनियम जो है वो न्यूबॉर्न के माउथ के अंदर प्रेजेंट है, ब्रीदिंग वो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। हार्ट रेट की बात करें तो 80 बीट पर मिनट उसकी हार्ट रेट चल रही है। अब आपको यहाँ पे पूछा गया इमीडिएट मैनेजमेंट विल बी, यहाँ पे आप कौन सा मैनेजमेंट यहाँ पे जल्दी से जल्दी करेंगे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। फर्स्ट है इंटूबेशन, नेक्स्ट है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, बोले तो CPR, नेक्स्ट है वार्मथ एंड सक्शन, नेक्स्ट है ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो, क्या करना है? वार्मथ एंड ऑक्सीजन, वार्मथ एंड सक्शन। यानी कि वार्मथ, पेशेंट हाइपोथर्मिया, यानी जो न्यूबॉर्न है यहाँ पे ये हाइपोथर्मिया के कंडीशन के अंदर है, इसलिए इसको वार्मथ भी करना है और साथ में सक्शन आपको करते रहना है, क्योंकि म्यूकोनियम है वो माउथ के अंदर उसके अंदर प्रेजेंट है। तो सक्शन आपको करना है सबसे पहले, साथ ही वार्मथ भी उसको करना है, मतलब उसको गर्म भी रखना है, हाइपोथर्मिया की कंडीशन में नहीं जाने देना है। अदरवाइज हाइपोथर्मिया में चला गया तो वो पेशेंट जो भी न्यूबॉर्न है वो मर सकता है। हाइपोथर्मिया को साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेफिशिएंसी ऑफ थायमिन रिजल्ट्स इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अगर थायमिन की डेफिशिएंसी होती है तो सभी कंडीशंस उस पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकती है जिसके अंदर थायमिन की डेफिशिएंसी हुई है, एक कंडीशन को छोड़कर। ऐसी वो कौन सी कंडीशन है जो थायमिन की डेफिशिएंसी से नहीं होती है, बाकी सभी होती है? ऑप्शंस आपके सामने है। फर्स्ट है पेरिफेरल न्यूराइटिस, नेक्स्ट है स्टंटेड ग्रोथ, नेक्स्ट है कार्डिक बेरीबेरी, नेक्स्ट है इन्फेंटाइल बेरीबेरी। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो, क्या करना है? ऑप्शन सेकंड, स्टंटेड ग्रोथ। इसको छोड़कर बाकी सभी जो डेफिशिएंसी, मतलब जो कंडीशंस यहाँ पे दिखाई गई है वो थायमिन की डेफिशिएंसी से होती है। पेरिफेरल न्यूराइटिस थायमिन की डेफिशिएंसी से होता है, कार्डियक बेरीबेरी एंड इन्फेंटाइल बेरीबेरी ये भी थायमिन की डेफिशिएंसी से होता है। अरे थायमिन का मतलब है B1 को ही थायमिन कहा जाता है, तो B1 की डेफिशिएंसी से बेरीबेरी होता है, आप सभी को पता होगा। कार्डिक बेरीबेरी अलग होता है, पेरिफेरल न्यूराइटिस भी होता है इसकी वजह से, और इन्फेंटाइल बेरीबेरी भी होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। आजकल CHO के एग्जाम्स में भी बहुत सारे एक्सेप्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये तो स्टाफ नर्स का पेपर है तो यहाँ पर भी एक्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पे आपको प्रोटीन के सभी फंक्शंस दिए गए, एक को छोड़कर। सिर्फ एक ऐसा फंक्शन नहीं है जो प्रोटीन का नहीं है, बाकी सारे प्रोटीन के फंक्शन है। और यहाँ पे देखिए फर्स्ट है ऑप्शन, देखिए बॉडी बिल्डिंग, नेक्स्ट रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यू, नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडी, नेक्स्ट है प्रिवेंट सिंथेसिस ऑफ कोएगुलेशन फैक्टर्स। जो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना हो, क्या करना? ऑप्शन फोर्थ, प्रिवेंट सिंथेसिस ऑफ कोएगुलेशन फैक्टर। ये फंक्शन नहीं होता प्रोटीन का, बाकी सभी फंक्शन होते हैं। बॉडी बिल्डर हमेशा प्रोटीन का सेवन ज़्यादा करते हैं, इसीलिए तो बॉडी बिल्डर कहलाते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन का ही काम होता है बॉडी बिल्डिंग का। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, बॉडी टिश्यू की रिपेयर और मेंटेनेंस कौन करता है? प्रोटीन करता है। एंटीबॉडीज़ का सिंथेसिस में भी हेल्प करता है कौन? प्रोटीन। तो ये सभी फंक्शन है, एक जो फंक्शन नहीं है वो कौन सा नहीं है? ऑप्शन फोर्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट मूव्स इन एंड आउट विथ ईच ब्रीथ इज कॉल्ड।
जो एयर की वॉल्यूम है जो मूव आउट होती है, मतलब इन भी मतलब अंदर लेते हैं और बाहर वापस छोड़ते हैं, तो ये जो ब्रीथ का एक पैटर्न होता है उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट है रेजिडुअल वॉल्यूम, नेक्स्ट टाइडल वॉल्यूम, नेक्स्ट है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, नेक्स्ट है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन सेकंड टाइडल वॉल्यूम। यानी कि जो वॉल्यूम, जो एयर की वॉल्यूम आपको यहाँ पे पूछी गई है जिसे आप इन एंड आउट ब्रीथ के दौरान आप करते हैं, वो क्या कहलाती है? टाइडल वॉल्यूम कहलाती है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फंक्शन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। देखिए फिर से एक्सेप्ट से क्वेश्चन, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस एक्सेप्ट से आपको इस पेपर के अंदर मिलेंगे और आजकल सीएचओ के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस एक्सेप्ट से पूछे जा रहे हैं। अगर आपने हरियाणा सीएचओ का पेपर नहीं देखा है तो वो देख लेना, एमपी सीएचओ जो प्रीवियस पेपर हुआ है वो भी आप देख लेना, वहाँ पर भी एक्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। देखिए यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब के सभी फंक्शन है एक को छोड़कर, एक फंक्शन फेलोपियन ट्यूब का नहीं है, बाकी सारे फंक्शन है। फर्स्ट है फर्टिलाइजेशन, नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमेट्स, नेक्स्ट है न्यूट्रिशन या फिर नर्टरिंग द जाइगोट, नेक्स्ट है इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन फोर्थ इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट। ये फेलोपियन ट्यूब का फंक्शन नहीं है, बाकी तीनों फंक्शन है फेलोपियन ट्यूब के। इम्प्लांटेशन जो जाइगोट का होता है वो यूट्रस के अंदर होता है, यहाँ पर जो फेलोपियन ट्यूब है यहाँ पे नहीं होता है। बाकी फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है, जो भी गैमेट्स बनते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन भी होता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर, और न्यूट्रिशन जो है जाइगोट्स को वो भी मिलता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर, लेकिन इम्प्लांटेशन कभी भी जाइगोट का नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कॉजेज ऑफ फिटल टेकिकार्डिया आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। देखिए फिर से एक्सेप्ट से क्वेश्चन है, मतलब जो फिटल टेकिकार्डिया है उसके सभी कोज होते हैं एक को छोड़कर। फर्स्ट है यहाँ पे मैटरनल एंड फिटल एनीमिया, नेक्स्ट है मैटरनल एंड फिटल इन्फेक्शन, नेक्स्ट है फिटल कंप्रोमाइज, नेक्स्ट है फिटल हाइपोक्सिया एंड एसिडोसिस। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन फोर्थ फिटल हाइपोक्सिया एंड एसिडोसिस। ये फिटल टेकिकार्डिया का कॉज नहीं है, बाकी जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं ये फिटल टेकिकार्डिया के कॉज होते हैं। मैटरनल एंड फिटल एनीमिया, मैटरनल एंड फिटल इन्फेक्शन एंड फिटल कंप्रोमाइज, ये सभी फिटल टेकिकार्डिया के कारण होते हैं। ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो भी एग्जाम्स होने वाली है उनमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन इज डन बाय द यूजिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स एक्सेप्ट। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर अबॉर्शन कर रहे हैं तो सभी मेथड्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एक को छोड़कर। यहाँ पर भी एक्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट मैनुअल वैक्यूम एस्पायरेशन, नेक्स्ट सक्शन इवैक्यूएशन, नेक्स्ट डायलेटेड एंड इवैक्यूएशन, नेक्स्ट हिस्टेक्टमी। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन फोर्थ। यहाँ पर भी ऑप्शन फोर्थ करेक्ट आंसर करना है। हिस्टेक्टमी कभी भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन में नहीं करते हैं। बाकी जो तीन यहाँ पे काम आपको बताए गए, तीनों जो मेथड यहाँ पे दिए गए ये सभी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर अबॉर्शन में काम में लेते हैं। मैनुअल वैक्यूम एस्पायरेशन से अबॉर्शन करवा सकते हैं, सक्शन इवैक्यूएशन से कर सकते हैं, डायलेटेड एंड इवैक्यूएशन इससे भी हम कर सकते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन, लेकिन हिस्टेक्टमी फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन में नहीं करते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी a brownish black pigmented line in the midline from the xiphisternum to the symphysis pubis is formed. This line is called। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बार बार ये एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, सीएचओ एंड एनएचएम की जो भी स्टाफ नर्स की एग्जाम होती है उनके अंदर। देखिए प्रेगनेंसी के दौरान जो ब्राउनिश ब्लैक पिगमेंटेड एक लाइन होती है, मिड लाइन कहाँ पर होती है वो मिड लाइन, ज़िफिस्टर्नम से लेकर सिम्फाइसिस प्यूबिस तक, उस लाइन को क्या कहा जाता है? जो ब्राउनिश ब्लैक पिगमेंटेड लाइन होती है उसे क्या कहा जाता है? ये प्रेगनेंसी के अंदर ही होती है, ये प्रेगनेंसी के दौरान ही होती है। क्या कहते हैं इसे? आप सभी को पता भी होगा। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है स्ट्रिया ग्रेविडेरम, नेक्स्ट है लीनिया नाइग्रा, नेक्स्ट है कैप्यूट मेडुजा, नेक्स्ट है स्ट्रिया एल्बिगेंस। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन फर्स्ट स्ट्रिया ग्रेविडेरम। इस लाइन को क्या बोलते हैं? स्ट्रिया ग्रेविडेरम। नेक्स्ट देखिए, द फिटल मेम्ब्रेन दैट डज नॉट हैव एनी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई एंड एनी लिम्फेटिक सप्लाई इज। फिटल मेम्ब्रेन यानी वो कौन सी फिटल मेम्ब्रेन है जहाँ पर कोई भी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई और लिम्फेटिक सप्लाई नहीं होती है? कौन सी वो फिटल मेम्ब्रेन है आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है कोरियन, नेक्स्ट है एमनियन, नेक्स्ट है कोरियन एंड एमनियन, नेक्स्ट है नॉन ऑफ दीज। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन सेकंड
एमनियन। एमनियन ऐसी फिटल मेम्ब्रेन होती है जहाँ पे ना तो कोई ब्लड सप्लाई होती है, ना ही नैरो सप्लाई होती है, ना ही कोई लिम्फेटिक सप्लाई होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी प्रकार की कोई सप्लाई नहीं होती है, ब्लड सप्लाई, नैरो सप्लाई या फिर लिम्फेटिक सप्लाई, तो कौन सी मेम्ब्रेन होती है फिटल की, वो होती है एमनियन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द कॉज ऑफ हाइपर पैराथायरॉयडिज्म इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब सभी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के क्या है, कॉज है, एक को छोड़कर। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट हाइपर कैल्सीमिया, नेक्स्ट क्रॉनिक रिनल फेल्योर, नेक्स्ट है हाइपर फॉस्फेटेमिया, नेक्स्ट हाइपर लिपिडेमिया। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन फोर्थ हाइपर लिपिडेमिया कभी भी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म का कॉज नहीं होता है। बाकी हाइपर कैल्सीमिया, क्रॉनिक रिनल फेल्योर या फिर हाइपोफॉस्फेटेमिया हुआ है तो उसकी वजह से हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो सकता है, ये सभी कोज होते हैं। लेकिन हाइपरलिपिडेमिया जो हाइपोलिपिडेमिया सॉरी, ये कभी भी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म का कोज नहीं होता है। हाइपोलिपिडेमिया यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिफिलिस इज कॉज्ड बाय, दोस्तों मैंने आपको 3-4 बार बताया भी था कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे आपको पूछा गया कि जो सिफिलिस है वो किसके कारण होता है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट स्टेफाइलोकोकस, नेक्स्ट है स्टेप्टोकोकस, नेक्स्ट है ट्रिपेनोमा पैलिडम, नेक्स्ट नॉन ऑफ दीज। दोस्तों पहले तो आप ये बताइए कि जो सिफिलिस है वो किस प्रकार की डिजीज कंडीशन है, वायरल है, बैक्टीरियल है, फंगल है, कौन से प्रकार की ये डिजीज कंडीशन है। जो सिफिलिस होती है वो होती है बैक्टीरियल डिजीज कंडीशन, मतलब बैक्टीरिया के द्वारा ट्रांसमिट होने वाली डिजीज कंडीशन है। तो यहाँ पे वैसे आपको बैक्टीरियाज के ही नाम दे रखे हैं, तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन थर्ड ट्रिपेनोमा पैलिडम। सिफिलिस का पॉजिटिव एजेंट होता है ट्रिपेनोमा पैलिडम, जो बैक्टीरियल डिजीज कंडीशन होती है, मतलब ये बैक्टीरिया होता है जो सिफिलिस कॉज करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, बैक्टीरियल डिजीज कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेजाइनल स्पॉटिंग एंड या फिर और ब्लीडिंग बिटवीन मेंसेज इज कॉल्ड, यानी कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान अगर वेजाइनल स्पॉटिंग होती है या फिर ब्लीडिंग होती है तो वो क्या कहलाती है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, नेक्स्ट मेनोरेजिया, नेक्स्ट मेट्रोरेजिया, नेक्स्ट डिसमेनोरिया। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, ऑप्शन थर्ड मेट्रोरेजिया। मेट्रोरेजिया के अंदर क्या होता है, मेंसेज के दौरान स्पॉटिंग, वेजाइनल स्पॉटिंग एंड वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। तो ये साइन एंड सिम्टम होते हैं किसके, मेट्रोरेजिया के। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फ्यूचर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायलेशन एंड वेरिकोसिटीज ऑफ द पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस विद इन द स्क्रोटम इज कॉल्ड। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डायलेशन एंड वेरिकोसिटीज, मतलब डायलेट भी हो रहा है और वेरिकोसिटीज भी हो रही है। कहाँ पे, जो पैम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस है, कहाँ पे, स्क्रोटम के अंदर। यानी कि सीधी सीधी बात बोले तो जो पैम्पिनिफेरम प्लेक्सस है स्क्रोटम के अंदर, वहाँ पे फैलाव हो रहा है और साथ में वेरिकोसिटीज हो रही है, मतलब इसमें साइज वगैरह जो स्क्रोटम नॉर्मली होना चाहिए था उसकी साइज भी अब बढ़ रही है, चारों तरफ बढ़ रही है। ये डायलेशन और ये इसकी जो वेरिकोसिटीज है वो बढ़ रही है। तो इस टाइम को क्या कहते हैं, देखिए ऑप्शन में फर्स्ट है हाइड्रोसिली, नेक्स्ट है हिमेटोसिली, नेक्स्ट है स्पर्मेटोसिली, नेक्स्ट है वेरिकोसिली। दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन फोर्थ वेरिकोसिली। वेरिकोसिली कहते हैं अगर पैम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस ऑफ स्क्रोटम है वहाँ पे अगर डायलेशन एंड वेरिकोसिटीज होती है तो उस टाइम को बोलते हैं वेरिकोसिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए स्टेरॉइड हार्मोन दैट हेल्प्स प्रिपेयर द एंडोमेट्रियम टू रिसीव एंड इम्प्लांट द फर्टिलाइज्ड ओवम इज। देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टेरॉइड हार्मोन कौन सा वो स्टेरॉइड हार्मोन है जो हेल्प करता है किसमें, एंडोमेट्रियम के रिसीव करने में, जो फर्टिलाइज्ड ओवम है उसको रिसीव करने में, और इम्प्लांटेशन के अंदर कौन सा हार्मोन हेल्प करता है, ये आपको पूछा गया। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है एस्ट्रोजन, नेक्स्ट प्रोजेस्टेरोन, नेक्स्ट ऑक्सीटोसिन, नेक्स्ट है प्रोलैक्टिन। दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन सेकंड प्रोजेस्टेरोन ऐसा वो स्टेरॉइड हार्मोन है जो एंडोमेट्रियम को फर्टिलाइज्ड ओवम के रिसीव करने में और इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए एडल्ट पेशेंट इज कैटेगराइज्ड एज ओलिगोरिक एक्यूट रिनल फेल्योर व्हेन इज यूरिन आउटपुट इज
यानी कि यहाँ पे ओलिग्यूरिया जो टर्म है उसका मतलब आपको सीधा सीधा पूछा गया। एक एडल्ट पेशेंट है, जो एडल्ट पेशेंट है उसकी कैटेगरी आपको बता रखी है ओलिग्यूरिक एक्यूट रीनल फेलियर उसको हो रखा है। तो ये जो यूरिन आउटपुट है उसके अंदर कितना होगा जिसे आप कहेंगे ओलिग्यूरिक एक्यूट रीनल फेलियर, मतलब सीधा सीधा आपको टर्मिनोलॉजी का मतलब पूछा गया है और वो कौन सी टर्म है, ओलिग्यूरिया। ओलिग्यूरिया का मतलब आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो ओलिग्यूरिया का मतलब क्या होता है ये आप सभी को पता भी होगा शायद। देखिए ओलिग्यूरिया किस टर्म को बोलते हैं, देखिए फर्स्ट है यूरिन आउटपुट लेस देन 200 ml पर डे। नेक्स्ट है यूरिन आउटपुट लेस देन 400 ml पर डे। नेक्स्ट लेस देन 500 ml पर डे। नेक्स्ट लेस देन 600 ml पर डे। यानी कि यूरिन आउटपुट जो है कितना कम होगा जिसे आप ओलिग्यूरिया कहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन सेकंड लेस देन 400 ml पर डे। अगर 400 ml से कम पर डे यूरिन आउटपुट हो रहा है तो उस टाइम को बोलते हैं ओलिग्यूरिया। ओके, ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइपर एक्टिव बॉवल साउंड्स इज कॉल्ड, मतलब जो हाइपर एक्टिव बॉवल साउंड्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सीधा सीधा आपको ये पूछा गया है। मतलब ज़ोर ज़ोर से बॉवल साउंड्स का आना क्या कहलाता है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट है टिनिस्मस, नेक्स्ट है बोर्बोरिगिमस, नेक्स्ट है हेमेटोचेजिया, नेक्स्ट है हिमेटेमेसिस। दोस्तों आपको बताना है जो टिनिस्मस है इसका मतलब आपको कमेंट करके बताना है। मैं आपको 2-3 बार ये बता भी चुका हूँ टर्म, इस टर्म का मतलब आपको बताना कमेंट करके। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, ऑप्शन सेकंड बोर्बोरिगमस। यानी कि अगर हाइपर एक्टिव बॉवल साउंड्स है तो उन्हें क्या बोलते हैं, बोर्बोरिगमस। हिमेटोचेजिया का मतलब होता है फ्रेश ब्लड आना, मतलब हिमेटोचेजिया का मतलब है फ्रेश ब्लड होना। साथ ही हिमेटेमेसिस मतलब उल्टी के साथ में ब्लड होना, मतलब ब्लड का आना, वो क्या कहलाता है, हिमेटेमेसिस। लेकिन आपको जो करेक्ट मतलब आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना वो क्या करना है, बोर्बोरिगमस। आपको बताना भी है टिनिस्मस का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सेसिव स्लीपनेस इज कॉल्ड, मतलब बहुत ज़्यादा कोई पर्सन सो रहा है यानी एक्सेसिव स्लीपनेस है तो उसे क्या कहते हैं। मतलब कोई ऐसा भी पेशेंट आपने पढ़ा भी होगा, अभी कुछ दिनों पहले एक अखबार में भी आया था। मतलब यहाँ राजस्थान का एक ऐसा पर्सन है जो करीबन मतलब पिछले 2-3 महीनों से कंटिन्यूस वो सो रहा है और वो मतलब सोते सोते पूरे काम भी कर लेता है। मतलब नहाता भी है तो भी वो आंखें मीचे मीचे वो नहाता है, मतलब उसको नींद आती रहती है। फ्रेश होता है तो भी वो मतलब नींद में ही होता है। खाना खाता है भी तो भी वो नींद में ही खाता है, मतलब उसको ऐसी कंडीशन है वो। तो यहाँ पे आपको पूछा गया कि एक्सेसिव स्लीपनेस को क्या कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है इंसोम्निया, नेक्स्ट है नेक्रोलेप्सी, नेक्स्ट है सोमना एम्बुलिज्म, नेक्स्ट नॉन ऑफ दीज। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, नार्कोलेप्सी। दोस्तों इसी बीमारी का वो शिकार है वो पेशेंट जो बहुत लंबे समय से भी सो रहा है, हर एक एक्टिविटी वो नींद में ही कर रहा है, तो वो कहलाता है नार्कोलेप्सी। और वो जो पेशेंट के बारे में बता रहा हूँ, राजस्थान में है एक ऐसा पेशेंट जो नार्कोलेप्सी से सफ़र कर रहा है। मतलब उसको पहले से नहीं थी ये कंडीशन, लेकिन अभी कुछ ही 2-4 साल पहले ही उसको ये कंडीशन डेवलप हुई है। इस कंडीशन के अंदर वो पेशेंट जो नार्कोलेप्सी से सफ़र कर रहा है वो हर एक एक्टिविटी नींद में ही करता है। ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि नार्कोलेप्सी को बोलते हैं एक्सेसिव स्लीपनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेन एज ए रिजल्ट ऑफ इन्फ्लामेशन इज कॉज्ड बाय द प्रोडक्शन ऑफ द ऑल ऑफ दीज एक्सेप्ट। देखिए जो पेन का आपको मतलब पता चलता है इन्फ्लामेशन के दौरान, इन्फ्लामेशन इज कॉज्ड बाय, मतलब जो पेन आपको डेवलप होता है उसके अंदर सभी जो यहाँ पे आपको केमिकल सब्सटेंस बताए गए हैं वो सभी होते हैं, यानी एक को छोड़कर, एक्सेप्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो पेन का आभास आपको करवाते हैं, पेन की जो फीलिंग्स आपको होती है इन्फ्लामेशन के दौरान, वो कौन कौन से केमिकल्स होते हैं जो सभी मतलब पेन की फीलिंग्स आपको करवाते हैं एक को छोड़कर। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है हिस्टामाइन, नेक्स्ट है ब्रेडिकाइनिन, नेक्स्ट है प्रोस्टाग्लैंडिन, नेक्स्ट है मिलेटोनिन। दोस्तों यहाँ पे सीधा सीधा आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन फोर्थ मिलेटोनिन। ये ऑप्शन गलत है, यानी इसके अलावा जो 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं ये सभी केमिकल सब्सटेंस क्या करवाते हैं, पेन का आपको आभास करवाते हैं, हिस्टामाइन, ब्रेडिकाइनिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओपनिंग ऑफ ए वुंड विथ एक्सपोजर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स इज कॉल्ड। देखिए ओपनिंग ऑफ वुंड यानी कि जो घाव बना हुआ है उसका ओपन हो जाना, साथ ही जो इंटरनल ऑर्गन है उसका बाहर की तरफ निकल जाना क्या कहलाता है, ये आपको पूछा गया है।
ऑप्शन देखिए फर्स्ट डिएसेंस, नेक्स्ट एविसरेशन, नेक्स्ट कैलोइड फॉर्मेशन, नेक्स्ट H4। यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, ऑप्शन सेकंड एविसरेशन। एविसरेशन का मतलब होता है वुंड में, मतलब आपके आप एक प्रकार से बोल सकते हो कि स्टिचेज किसी के लगे हुए हैं और वहाँ पे जो वुंड बना हुआ था जिसमें जहाँ पे स्टिचेज लगे हुए थे वो स्टिचेज टूट के जो इंटरनल ऑर्गन है वो बाहर निकल चुका है। यानी ये स्किन थी, यहाँ पे स्टिचेज लगे हुए थे लेकिन ये स्टिचेज यहाँ से ओपन हो गए हैं और यहाँ से जो ऑर्गन है वो बाहर निकल चुका है, तो ये कंडीशन कहलाती है एविसरेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्जरी परफॉर्म्ड टू एस्टिमेट द एक्सटेंट ऑफ ए डिजीज और कन्फर्मेशन ऑफ ए डायग्नोसिस इज कॉल्ड। यानी जो सर्जरी परफॉर्म की जाती है किसके लिए, डिजीज़ को ठीक करने के लिए या कन्फर्मेशन डायग्नोसिस के लिए, वो क्या कहलाती है। फर्स्ट है पेलिएटिव, नेक्स्ट डायग्नोस्टिक, नेक्स्ट एक्सप्लोरेटरी, नेक्स्ट क्यूरेटिव। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, ऑप्शन सी एक्सप्लोरेटरी। जो सर्जरी परफॉर्म करते हैं डिजीज़ के एक्सटेंट के लिए यानी एस्टिमेट करने के लिए और साथ ही डायग्नोसिस कन्फर्मेशन के लिए, वो कहलाती है एक्सप्लोरेटरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंजेक्शन पोटेशियम हैज़ टू बी एडमिनिस्टर्ड एज। जो पोटेशियम का इंजेक्शन होता है उसे कैसे एडमिनिस्टर करवाया जाता है, ये आपको पूछा गया है। देखिए ऑप्शन फर्स्ट है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, नेक्स्ट है इंट्राविनस बोलस, नेक्स्ट है इंट्राडर्मल, नेक्स्ट है इंट्राविनस विथ फ्लूइड्स। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, ऑप्शन फोर्थ इंट्राविनस विथ फ्लूइड्स। पोटेशियम जो इंजेक्शन होता है उसको कभी भी अकेले को नहीं दिया जाता है, इसके साथ में फ्लूइड मिला के, मतलब फ्लूइड के साथ में ही इस पोटेशियम के इंजेक्शन को आईवी दिया जाता है, मतलब एडमिनिस्टर किया जाता है। ऐसे और किसी भी रूट से इसको एडमिनिस्टर नहीं करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर टू डिक्रीज्ड फ्लूइड वॉल्यूम इज। यानी कि फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज होने का मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर कौन सा होता है, तो ऑप्शन देखिए फर्स्ट है हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, पोस्चुरल हाइपोटेंशन, नेक्स्ट टैकीकार्डिया। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, ऑप्शन थर्ड पोस्चुरल हाइपोटेंशन। ये बहुत ही अच्छा इंडिकेटर होता है, डिक्रीज फ्लूइड वॉल्यूम को इंडिकेट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, when the water loss is greater than the electrolyte loss which of the following extracellular fluid volume deficit occur। यानी कि जो वाटर लॉस है वो इलेक्ट्रोलाइट लॉस से ज़्यादा हो रहा है, साथ ही आगे दिया गया है कौन सा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट यहाँ पे होगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होगा। ऑप्शन में देखिए फर्स्ट है आइसो ऑस्मोलर, नेक्स्ट है हाइपर ऑस्मोलर, नेक्स्ट है आइसो हाइपोटोनिक, नेक्स्ट है नॉन ऑफ दीज। तो दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपको करना है वो क्या करना है, ऑप्शन सेकंड हाइपर ऑस्मोलर। यानी कि वाटर लॉस से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहा है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना, मतलब वाटर लॉस से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहा है तो वो क्या कहलाता है, हाइपर ऑस्मोलर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लूइड्स आर नॉर्मली फाउंड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज एक्सेप्ट। देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब फ्लूइड जो है नॉर्मली सभी जगहों पर पाया जाता है, हर एक स्पेस में पाया जाता है, एक जगह को छोड़कर, एक स्पेस को छोड़कर। ऑप्शन देखिए फर्स्ट है इंट्रावेस्कुलर, नेक्स्ट है इंट्रासेलुलर, नेक्स्ट है इंटरस्टिशियल, नेक्स्ट है इंट्राडर्मल। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपको करना हो क्या करना है, ऑप्शन फोर्थ इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल के अंदर कभी भी फ्लूइड्स नहीं पाया जाता है, आईवी यानी इंट्रावेस्कुलर भी होता है, इंट्रासेलुलर भी होता है, इंटरस्टिशियल भी फ्लूइड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the one which contains blueprint for all the proteins in the body is। देखिए यहाँ पे मतलब वह वस्तु जिसमें शरीर के सभी प्रोटीन्स का ब्लूप्रिंट होता है वो होती है। ऑप्शन में देखिए फर्स्ट साइटोप्लाज्म, नेक्स्ट डीएनए, नेक्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नेक्स्ट न्यूक्लियर एनवेलप। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकंड डीएनए। डीएनए ऐसा होता है जिसके अंदर, डीएनए एक इस प्रकार का प्रोटीन होता है जिसके अंदर मतलब हर एक चीज़ पाई जाती है, मतलब हर एक जीन वहाँ पे होता है, हर एक जेनेटिक कोड यहाँ से आप ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एजेंट यूज्ड टू स्टेबलाइज ओरल पोलियो वैक्सीन इज। देखिए यहाँ पे यानी कि जो ओरल पोलियो वैक्सीन आती है उसको स्टेबलाइज करने के लिए कौन सा एजेंट यूज़ लिया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक सीएचओ की एग्ज़ाम के लिए, हर एक एनएचएम की स्टाफ नर्स की एग्ज़ाम के लिए। नहीं, कौन सा एजेंट है जो ओरल पोलियो वैक्सीन को स्टेबलाइज करने के लिए यूज़ लिया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है सोडियम क्लोराइड, नेक्स्ट पोटेशियम क्लोराइड, नेक्स्ट है मैग्नीशियम क्लोराइड, नेक्स्ट सोडियम सल्फेट। जो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना वो करना ऑप्शन थर्ड मैग्नीशियम क्लोराइड ऐसा एजेंट होता है जो ओरल पोलियो वैक्सीन को स्टेबलाइज करने के लिए यूज लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स बाय पेशेंट्स themselves without recourse of to hospital is called।
मतलब यहाँ पे अस्पताल में भर्ती बिना रोगियों द्वारा स्वयं ही दवा लेना या स्व प्रशासन को कहा जाता है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग आप किसी पेशेंट को दे रहे हैं विदाउट किसी रिकॉर्ड्स के, हॉस्पिटल के किसी विदाउट रिकॉर्ड्स के आप दे रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, फर्स्ट डोज। नेक्स्ट है डोमिसिलियरी ट्रीटमेंट, नेक्स्ट शॉर्ट कोर्स ट्रीटमेंट, नेक्स्ट नॉन ऑफ दिस। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, डोमिसिलियरी ट्रीटमेंट, यानी उपचारात्मक उपचार आप उस पेशेंट का कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनी लॉस ऑफ एबनॉर्मलिटी ऑफ फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज कॉल्ड। मतलब कोई भी ऐसा लॉस हो जाए या फिर ऐसी कोई एबनॉर्मलिटी हो जाए जिसमें साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल जो स्ट्रक्चर है उसके जो फंक्शंस है वो अल्टर्ड हो जाते हैं, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है। यहाँ पे एक डेफिनेशन आपको पूछी गई है और ये मैं सभी डेफिनेशंस आपको गोल्डन की पॉइंट्स के अंदर बता चुका हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट डिसेबिलिटी, नेक्स्ट है हैंडीकैप, नेक्स्ट है इम्पेयरमेंट, नेक्स्ट है रिहेबिलिटेशन। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, ऑप्शन थर्ड इम्पेयरमेंट। अगर बॉडी का कोई भी ऑर्गन जो फिजिकल, एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, अगर ऐसी कोई भी बॉडी से ऑर्गन की मतलब एबनॉर्मलिटी हो जाती है फिर लॉस हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, इम्पेयरमेंट। बाकी यहाँ पे मैंने जो आपको टर्मिनोलॉजी यहाँ पे और भी ऑप्शन में दिए गए हैं ये सभी मैंने आपको अलग से बता रखे गोल्डन की पॉइंट्स के अंदर, बहुत पहले मैंने आपको बता दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्शन विच हाल्ट्स द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज एट इट्स इंसिपिएंट स्टेज एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन इज कॉल्ड। मतलब यहाँ पे प्रिवेंशन की आपको डेफिनेशन पूछी गई है, बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है। मतलब वो एक्शन जो डिजीज़ की प्रोग्रेस को रोक देता है, साथ ही जो डिजीज़ के कॉम्प्लिकेशंस जनरेट होने वाले हैं उसको भी आप प्रिवेंट कर रहे हैं, तो ये कौन से टाइप का प्रिवेंशन कहलाता है। और ये मैंने आपको जो सेंट चौक के गोल्डन की पॉइंट्स अभी सेकंड पार्ट आपको बताया, वहाँ पे सभी प्रिवेंशन मैंने आपको अच्छे से समझाए, हर एक एग्जांपल भी आपको बताया है, तो आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट प्रीमोर्डियल, नेक्स्ट प्राइमरी, नेक्स्ट सेकेंडरी, नेक्स्ट टर्सरी। दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन थर्ड सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर डिजीज की प्रोग्रेस को भी रोकते हैं, साथ में डिजीज से होने वाली हर एक कॉम्प्लिकेशन को भी प्रिवेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एबिलिटी ऑफ एन इन्फेक्शियस एजेंट टू इन्वेड एंड मल्टीप्लाई इन ए होस्ट इज कॉल्ड। देखिए वो एबिलिटी इन्फेक्शियस एजेंट की जो इन्वेड एंड मल्टीप्लाई करती है कहाँ पे, होस्ट के अंदर, तो वो क्या कहलाती है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है वायरुलेंस, नेक्स्ट पैथोजेनिसिटी, नेक्स्ट इन्फेक्टिविटी, नेक्स्ट पैथोजिनेसिस। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन फर्स्ट वायरुलेंस। कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट जिसकी एबिलिटी अगर आपको बोले कि वो इन्वेड भी कर रहा है और मल्टीप्लाई भी कर रहा है होस्ट के अंदर, तो वो क्या कहलाता है, वायरुलेंस। वो उसकी क्या कहलाती है, वायरुलेंस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर रिलेटेड टू कोरोना वायरस। देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कोरोना वायरस है उससे कौन सी डिजीज़, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी वो डिजीज कंडीशन है जो कोरोना वायरस से जुड़ी हुई है, इससे संबंधित है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है MERS, नेक्स्ट SARS, नेक्स्ट बोथ MERS एंड SARS, नेक्स्ट नाइदर MERS एंड SARS। तो यहाँ पे तो सीधा सीधा आपको पता भी होगा, करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन थर्ड, बोथ MERS एंड SARS, या फिर बोलते हैं मार्स एंड सार्स। दोनों ही डिजीज किससे संबंधित है, कोरोना वायरस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्किन रैशेज आर इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर ऑफ। देखिए जो स्किन रैशेज है वो कौन सी डिजीज कंडीशन का इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, ट्यूबरक्लोसिस, एड्स, मिजल्स एंड टिटेनस। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, ऑप्शन थर्ड मिजल्स ऐसी डिजीज कंडीशन है जिसकी स्किन रैशेज क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर होते हैं, बाकी किसी भी डिजीज कंडीशन के अंदर स्किन रैशेज डेवलप नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ चिकन पॉक्स इज। देखिए जो चिकन पॉक्स है उसका कॉजेटिव एजेंट या कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म आपको पूछा गया है कि कौन सा वो एजेंट है जो चिकन पॉक्स कॉज करता है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है वेरिसेला जोस्टर वायरस जिसे बोलते हैं VZV, नेक्स्ट है पैरामिक्सो वायरस, नेक्स्ट है हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, नेक्स्ट है वेरियोला वायरस। वैसे मैंने हर एक चीज़ आपको बता रखी है गोल्डन की पॉइंट्स के अंदर, आप वहाँ से भी देखें और उनको याद कर ले। बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल्डन की पॉइंट्स मैंने आपको दो तीन क्या 4-5 पार्ट्स मैंने आपको बता दिए, वो सभी पार्ट्स आपको देखने हैं। देखिए VZV, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपको करना है वो क्या करना है, ऑप्शन 5 वेरिसेला जोस्टर वायरस। चिकन पॉक्स का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है VZV यानी कि वेरिसेला जोस्टर वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम इंडिया हु हैज़ अचीव्ड टॉप रैंक इन द फाउंटेन वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट लीडर्स 2021। यानी कि ये जीके का क्वेश्चन है।
फॉर्च्यून के विश्व में 50 महानतम नेताओं 2021 में भारत की ओर से किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, ये आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये जीके का लेटेस्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है अदार पूनावाला, नेक्स्ट है मुकेश अंबानी, नेक्स्ट नरेंद्र मोदी, नेक्स्ट रणदीप गुलेरिया। रणदीप गुलेरिया कौन है? एम्स दिल्ली के डायरेक्टर। कौन है? एम्स दिल्ली के डायरेक्टर, जो अभी तक अपनी औकात पे ही बैठे हुए हैं, मतलब एम्स के अंदर जो 80-20 लगा हुआ है उसको हटाने का नाम भी नहीं ले रहे हैं। यह एम्स दिल्ली के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया। नरेंद्र मोदी कौन है? पीएम है। और जो मुकेश अंबानी वो सबसे धनवान व्यक्ति है। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो, क्या करना है? अदार पूनावाला, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइल मेजरिंग द सेंट्रल विनस प्रेशर द 0 पॉइंट of the manometer can be kept at the level of right atrium by placing it। यानी कि आप सेंट्रल विनस प्रेशर यानी CVP आप मेजर करें किसी भी पर्सन का, तो उसे आपको क्या करना है? 0 पॉइंट पे रखना है। किसको? मैनोमीटर को। जब आप चेक कर रहे हैं, मतलब CVP आप चेक कर रहे हैं, तो उसमें जो राइट एट्रियम है उसके किस लेवल पे आप रखेंगे, जिससे जो मैनोमीटर है उसका लेवल कितना आ जाए? 0 पॉइंट पे आ जाए। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है मिड एक्सिलरी लाइन, नेक्स्ट पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन, नेक्स्ट शोल्डर लेवल, नेक्स्ट एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो, क्या करना है? ऑप्शन फर्स्ट मिड एक्सिलरी लाइन। यहाँ पे आपको रखना है मैनोमीटर को, जिससे जो राइट एट्रियम का जो मिड एक्सिलरी लाइन है वहाँ पे मैनोमीटर को रखना है, जिससे 0 पॉइंट पे उसका लेवल आ जाए, जिससे आपको CVP मेज़र करने में कोई भी दिक्कत ना हो, आपको सही रीडिंग वहाँ पे मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंश्योरिंग एडिक्वेट सप्लाई ऑफ मेडिसिन एंड इक्विपमेंट्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम टू अवॉइड हिंड्रेंस इन पेशेंट केयर इज, यानी कि इज कॉल्ड एज। यहाँ पे मतलब एक डेफिनेशन आपको दी गई है और पूछा गया है कि ये क्या कहलाती है। यहाँ पे देखिए, रोगी की देखभाल में बाधाओं से बचने के लिए किसी भी समय दवाओं एंड उपकरणों यानी कि मेडिसिन एंड इक्विपमेंट्स की सप्लाई की अगर आपूर्ति चाहिए तो सुनिश्चित करने को क्या कहा जाता है? फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन देखिए, फर्स्ट इन्वेंट्री कंट्रोल, नेक्स्ट सुपरविजन, नेक्स्ट स्टाफिंग, नेक्स्ट है लीडरशिप। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो, क्या करना है? ऑप्शन फर्स्ट इन्वेंट्री कंट्रोल, ये आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट पेयर ऑफ टीथ टू इरप्ट इन चिल्ड्रन इज, यानी कि यहाँ पे आपको पूछा गया वो कौन सा फर्स्ट पेयर है टीथ का जो बच्चों के अंदर सबसे पहले इरप्ट होता है, सबसे पहले बाहर निकलता है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है कस्पिड्स, नेक्स्ट है इंसीजर, नेक्स्ट मोलार, नेक्स्ट है कैनाइंस। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो, क्या करना है? ऑप्शन सेकंड इंसाइजर, जो 6th मंथ पे सबसे पहले सेंट्रल इंसीजर जो है टीथ जो होता है वो सबसे पहले इरप्ट होता है। यहाँ पे जो फर्स्ट पेयर इरप्ट होता है टीथ का बच्चों के अंदर वो होता है इंसीजर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशन इज यूज्ड टू असेस द इंग्विनल हार्निया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंग्विनल हार्निया को असेस करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पोजीशन यूज ली जाती है? फर्स्ट देखिए, प्रोन पोजीशन, नेक्स्ट है लेटरल पोजीशन, नेक्स्ट है लिथोटोमी पोजीशन, नेक्स्ट है स्टैंडिंग पोजीशन। इंग्विनल हार्निया है यानी कि ये एक पेशेंट है, यहाँ पे मतलब एक पेशेंट है जिसको इंग्विनल हर्निया हो रखा है, तो सीधी सी बात है इंग्विनल हर्निया यहाँ पे होगा। तो इसको कौन सी पोजीशन देंगे आप? यहाँ पे इसको पोजीशन देनी है स्टैंडिंग पोजीशन। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो, क्या करना है? स्टैंडिंग पोजीशन। स्टैंडिंग पोजीशन में असेस करते हैं इंग्विनल हर्निया को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए चीफ नर्सिंग ऑफिसर इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी? चीफ नर्सिंग ऑफिसर की, वो सभी होती है एक को छोड़कर। सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी चीफ नर्सिंग ऑफिसर की होती है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो यहाँ पे दी गई है एक को छोड़कर। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है एडमिनिस्ट्रिंग नर्सिंग सर्विसेज, नेक्स्ट है डेलीगेटिंग अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, नेक्स्ट प्रोवाइड बेड साइड नर्सिंग केयर, नेक्स्ट डेवलप पॉलिसीज फॉर द इंस्टीट्यूट। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना हो, क्या करना? ऑप्शन थर्ड। ये काम जो चीफ नर्सिंग ऑफिसर होता है उसका नहीं होता है, यानी प्रोवाइड बेड साइड नर्सिंग केयर ये काम नहीं होता है, बाकी सभी काम होते हैं चीफ नर्सिंग ऑफिसर के। एडमिनिस्ट्रिंग नर्सिंग सर्विसेज एडमिनिस्टर करना, डेलीगेट अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, साथ ही डेवलप पॉलिसीज, इंस्टीट्यूट की जो पॉलिसीज है वो डेवलप करना, ये सभी काम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइल असेसिंग पल्स विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ टू बी चेक्ड। मतलब जब आप पल्स चेक करते हैं, यानी कि जो पल्स आप चेक कर रहे हैं उस समय कौन सी जांच करनी होती है? फर्स्ट देखिए, रेट,
नेक्स्ट है स्ट्रेंथ, नेक्स्ट रिदम, नेक्स्ट ऑल ऑफ दीज। यानी पल्स चेक करने के दौरान या फिर पल्स असेस करने के दौरान आप क्या चेक करते हैं, यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। रेट भी आप चेक करते हैं, स्ट्रेंथ भी चेक करते हैं और रिदम भी आप चेक करते हैं। ये पल्स असेस करने के दौरान आप सभी चीज़ें चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर ऑन ओनली इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यानी प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, जो भी एम्प्लॉय रिसीव करते हैं ऑर्डर किससे, सुपीरियर से, ओनली केवल किससे, सुपीरियर से, वन सुपीरियर से जो ऑर्डर रिसीव करते हैं वो क्या कहलाते हैं। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है हिरार्की, नेक्स्ट यूनिटी ऑफ कमांड, नेक्स्ट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, नेक्स्ट है एस्पिरिट डे कॉर्पस। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है यूनिटी ऑफ कमांड। ये एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल्स है जिनमें से एक प्रिंसिपल यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड के अंदर क्या होता है, जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सुपीरियर एम्प्लॉयज़ की, मतलब जो सुपीरियर पर्सन होता है उसकी सभी बातें मानते हैं, मतलब सुपीरियर जो पर्सन है वो सभी काम जो है एम्प्लॉयज़ से करवाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एंड लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे जो 50 क्वेश्चन बच गए हैं। द प्राइमरी एम ऑफ फर्स्ट एड इन ए पर्सन विथ ब्लीडिंग वुंड इज। देखिए, द प्राइमरी एम ऑफ फर्स्ट एड यानी कि फर्स्ट एड आप यहाँ पे क्या करेंगे, प्राथमिक उपचार क्या करेंगे किसी पर्सन को ब्लीडिंग हो रही है वुंड से। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट है इन्फॉर्म फैमिली, आप फैमिली को सूचित करेंगे। नेक्स्ट टू अरेस्ट ब्लीडिंग, मतलब जो ब्लीडिंग हुई है उसको रोकेंगे। नेक्स्ट है इन्फॉर्म पुलिस, पुलिस को आप सूचित करेंगे। नेक्स्ट है टेक टू हॉस्पिटल, अस्पताल लेके जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, ऑप्शन सेकंड, टू अरेस्ट ब्लीडिंग। मतलब आपका जो पहला काम होगा ना वो क्या होगा, अगर वुंड बना है और ब्लीडिंग हो रही है तो उस वहाँ पे आपका सबसे पहला काम होगा जो ब्लीडिंग हो रही है उसको रोकना, पुलिस को सूचना देना, हॉस्पिटल ले जाना, ये या फिर फैमिली को बताना, ये काम आपके नहीं होते हैं। ये काम आपके बाद के होते हैं जब उसकी ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। मतलब पुलिस को भी कब इन्फॉर्म करना है, जब एक्सीडेंट वगैरह हुआ है तभी करना है, अदरवाइज आपको नहीं करना है पुलिस को इन्फॉर्मेशन। बाकी आप घर वालों को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे गिर गया है, एक्सीडेंट हुआ है, तो मतलब इसके चोट लगी है, ब्लीडिंग हो रही है, और हॉस्पिटल उसके बाद लेके जा सकते हैं जब उसकी ब्लीडिंग कम हो जाए। ओके, तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, उसके ब्लीडिंग को रोकना है। तो दोस्तों ये थे हमारे 50 क्वेश्चंस आज की इस वीडियो के, बाकी आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर मिल जाएंगे और सेकंड शिफ्ट का पेपर भी आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों आपको कंप्लीट वीडियोस देखने हैं और कंप्लीट क्वेश्चंस को भी आपको याद कर लेने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीएनसीयू के एग्जाम के लिए और स्टाफ नर्स की जो एनएचएम से वैकेंसीज निकलती है उनके लिए भी। तो फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक आप घर पर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।